हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एंड एक्सीड एजुकेशन। और आज हमारे पास एक बहुत ही खास खबर है आप सभी के लिए। जैसे कि आप सबको पता भी लग गया होगा अब तक के आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट आ गया है नोटिफिकेशन, और 14,000 से ऊपर वैकेंसीज आ गए हैं ऑफिस असिस्टेंट्स, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 पर। और इस लेक्चर में हम बहुत ही खास बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमने आने वाले कुछ दिनों में अपना तैयारी को और पक्का करना है, और एक सीट तो पक्की करनी है आरआरबी में। तो बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग आज बात करेंगे खास तौर पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन की। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे और हमारा क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, कीपिंग द टाइम इनटू कंसिडरेशन, और किस तरीके से हम इस एग्जाम को बहुत इफेक्टिवली क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है सौरभ, और अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस सेगमेंट की। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर ली जाए इंपॉर्टेंट डेट्स की। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 24 जुलाई से नोटिफिकेशन एक्टिव हो जाएगा। आप 24 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक जो है, अप टू 14 अगस्त आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है कि 9 सितंबर से, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो जाएगा ऑफिसर स्केल 1 का। और 17 सितंबर से जो है ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आईबीपीएस सारे ही एग्जाम्स कंडक्ट कराता है बच्चों, तो यहाँ पर भी हम, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वैकेंसीज जो हैं वो स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट पोजीशंस के लिए हैं, तो इस लेक्चर में जो मैं बात करूँगा, मैं बेसिकली इन दो पोजीशंस और इन दो पोस्ट्स को लेकर ही मेजरली बात करूँगा, क्योंकि फ्रेशर्स जो हैं प्राइमरली इन दो पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। फाइन। तो आप लोग एक बार नज़र मार लें, और नोटिफिकेशन पे भी आप जाके देख सकते हैं आईबीपीएस की वेबसाइट्स में इंपॉर्टेंट डेट्स। बट जस्ट टू रिमाइंड यू एंड जस्ट टू रिवाइज, मैं आपको बता दूं कि पहले जो है ऑफिसर स्केल 1 का प्री एग्ज़ाम होगा, उसके तुरंत बाद जो है वो ऑफिस असिस्टेंट का प्री एग्ज़ाम होगा। और बच्चों, खास बात यह है कि अब ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट क्यों है, और एक ये एग्ज़ाम जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है हम सभी के लिए। और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल एक कह दीजिए कि एक वरदान है, जिन बच्चों को इंग्लिश में डर लगता है, जिनका इंग्लिश में तैयारी बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप ऑप्ट कर सकते हैं मेंस का पेपर, या तो आप हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज भी आप ऑप्ट कर सकते हैं आगे चल के। फाइन। तो जैसे कि हमने बात की, प्री एग्जामिनेशन 9 सितंबर से शुरू हैं स्केल 1 के लिए, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है 17 सितंबर से शुरू हैं। इसके बाद जो है मेंस एग्जामिनेशन आपके जो होंगे वो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के 5 नवंबर से शुरू हैं, और ऑफिस असिस्टेंट के जो हैं वो 7 नवंबर को हैं। तो दो डेट्स पे मेन एग्जामिनेशन रखे हुए हैं। एंड बाय द एंड ऑफ नवंबर 2017 जो है रिजल्ट्स जो हैं वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो बच्चों, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये बात हो गई, और अब हम आगे चलते हैं। डेट्स हमको बस दिमाग में रखने हैं, ये हमको दिमाग में रखना है एक बात और, कि प्री और मेंस के बीच में जो है ऑलमोस्ट आपके पास बच्चों, आप ये मान के चलिए कि 1 मंथ का टाइम आपके पास होगा। तो जो भी आप अपना स्टडी प्लान बनाएं, या जो भी आप अपना तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत गलती करिएगा कि हम पहले प्री क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है हमको मेंस का तैयारी करना है। तो कीपिंग दिस इनटू माइंड दैट यू विल गेट वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस, मेंस का प्रिपरेशन जो है आप साथ साथ करके चले। देखते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, और क्या क्वेश्चंस कितने मार्क्स, और क्या ड्यूरेशन रखा गया है। कोई चेंज नहीं है पिछले साल और इस साल के ब्रेकअप में। यहाँ पर भी इस साल पिछले साल की ही तरह कुल 80 क्वेश्चंस आएंगे, और आपको एक कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का मिलेगा इन 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्री एग्जामिनेशन में। और ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों ही एग्जाम्स में बिल्कुल सिमिलर पैटर्न रहेगा। कुल 80 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के। अब यहाँ पर अगर बच्चों आप बिल्कुल ध्यान दें, तो जहाँ पर बात हो रही है ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम की, वहाँ पर दी सेगमेंट फॉर मैथ्स इज रेफर्ड टू एज न्यूमेरिकल एबिलिटी।
whereas the same segment for officer scale 1 is referred to as quantitative aptitude. यहां पर ये इन्होंने कोई गलती से ऐसा नहीं करा हुआ है, ये बहुत स्पेसिफिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर तो आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरते हैं, ये ऑफिस असिस्टेंट के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जज की जाएगी, जबकि ऑफिसर स्केल 1 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जज करा जाएगा। हालांकि हम कई बार इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट मैं आपको बता दूं एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स का फैकल्टी होने के नाते कि इन दोनों चीजों में काफी फर्क है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से हमारा मतलब यह है कि यहां पर हमारी कैपेसिटी टू चर्न, टू सॉल्व एंड टू कैलकुलेट शुड बी गुड, और वही प्राइमरीली जज किया जाएगा। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाती है तो हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ साथ हमारा एप्टीट्यूड, हमारा लॉजिकल सेंस क्वेश्चंस को समझने का, सॉल्व करने का और किसी कंसेप्ट को अप्लाई करने का कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं, बल्कि आपका जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लॉजिकली थिंक थ्रू करने का होगा क्वेश्चंस का, वो भी जज किया जाएगा। तो ये बात हो गई, दोनों ही एग्जाम्स में 45 मिनट्स का आपको टाइम मिला है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जाम होता है, आईबीपीएस क्लेरिकल और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स के कंपैरेटिवली थोड़ा स्लाइटली ऑन ईजियर साइड होता है। तो जो प्री एग्जामिनेशन होगा तो वो मोर लेस हमेशा की तरह इजी या मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का होगा। आप मान के चलें कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सारा खेल, जो सारा फोकस होगा वो आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे होगा। यू नीड टू स्कोर हाई, यू नीड टू स्कोर वेल एंड यू हैव टू क्वालिफाई इन बोथ दीज सेगमेंट्स। तो यहाँ पे हम अभी कट ऑफ की कोई बात नहीं कह रहे हैं। जब ये एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे तो हम ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे कट ऑफ के बारे में कमेंट करने में। और आप सभी को जैसे पता है कि ये दोनों एग्जाम्स जो हैं क्वालिफाइंग नेचर के हैं, तो यहाँ पे क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक सजेस्टेड ब्रेकअप मैं आपको दे देता हूँ दोनों एग्जाम्स के लिए, कि अगर हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो मेरा सजेस्टेड जो टाइम जो आपने डेडिकेट करना है एग्जाम में बच्चों, आधा आधा मान के चलें तो 20 से 25 मिनट्स के अंदर ही आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनानी है प्री एग्जाम के लिए। और करीब करीब इतना ही टाइम आपको अपना रीजनिंग सेगमेंट को भी देना होगा, क्योंकि आपको इक्वली स्कोर करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस टाइम स्लॉट को आप डेडिकेट कर रहे हैं, तो आप जो है इसको आप 2 शिफ्ट में या 2 स्लॉट्स में आप ब्रेक करें। पहला स्लॉट आप मान के चलें कि वो रहेगा 15 मिनट का, और 15 मिनट में जो है आपने हंट करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो इजी हैं और स्कोरिंग है। तो आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जो आपके लिए इजी और स्कोरिंग है। स्कोरिंग इन द सेंस कि आपको सर्टेन होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आसानी से निकाल सकता हूं और मेरा एक्यूरेसी लेवल भी हाई होगा। उसके बाद जो भी रिमेनिंग टाइम होगा आपका, जो सेकंड राउंड आप करोगे क्वेश्चंस का, वो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो आपको लगता है आपको आते हैं और थोड़े से एफर्ट के साथ आप उनको कर सकते हो। तो मेरी सलाह यह है कि आप अपने टाइम स्लॉट्स को ऐसे बांटे। So rather than giving a full shot, you can also think about breaking it into 2 slots. First half, that is first 15 minutes of the attempt should be focused on the easy and the scoring questions. उसके बाद जो है slightly tricky या slightly calculative questions आप उनकी तरफ जा सकते हो। ये स्ट्रैटेजी आपने दोनों ही एग्जाम्स में करनी है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आप कैंडिडेट हैं और डेट्स अलग अलग क्यों रखी गई हैं, क्योंकि आप एक साथ दोनों ही एग्जाम्स को अप्लाई कर सकते हो और दोनों ही एग्जाम्स आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम बात करते हैं कि मेंस एग्जाम में जो है क्या स्ट्रेटेजी हमने रखनी है। मैं बहुत ही ब्रीफ में बात कर रहा हूं, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, और मैं समझता हूं इस समय आपका एक एक मिनट जो है बहुत कीमती है। तो बस क्विकली गो थ्रू करते हैं। बाकी आप सभी को मेरे ख्याल से इतना नॉलेज तो है ही, देयर इज नो पॉइंट कि मैं एक ही टॉपिक पे डवेल या अमल करूं। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस असिस्टेंट वाले एग्जाम में आप देखेंगे, और स्केल 1 के एग्जाम में भी बिल्कुल सेम है। आपको जो है 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं और मार्क्स आपको दिए हुए हैं 50। अब बच्चों इसमें मार्किंग बड़ा सिंपल है, +1 सही के और -0.25 गलत के। आपने सही सुना, +1 सही के और -0.25 गलत के। लेकिन जब आपका बच्चों फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा तो जो भी आपका स्कोर होगा
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी का, उसको जो है 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो आपका वेटेज है वो 1.25 टाइम्स हो जाएगा इन दोनों सेगमेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं, जो टाइम आपको दिया गया बच्चों, वो 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम दिया गया है। हालांकि आईबीपीएस आरआरबी में आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा डिफिकल्टी अलग है, क्योंकि इजी है और हमको कंपोजिट टाइम यहाँ पे दिया गया है। पीओ के एग्जाम में हमको हर सेगमेंट वाइज अलग टाइम दिया जाने लगा है अब, लेकिन आरआरबी के एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको एक कंपोजिट टाइम दिया जाएगा और हमको सेंसिबली खुद अपने एबिलिटीज के हिसाब से ब्रेक करना है अपना सेगमेंट वाइज एफर्ट। अब आप कई जगह कई लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि इतना समय इसको दें, उतना समय इसको दें, पहले ये करें बाद में वो करें। मेरा बच्चों एक ही सजेशन है, डू वट एवर यू थिंक यू नो इज सूटेबल फॉर यू। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अगर रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको बहुत भली भांति पता होगा कि कौन सा सेगमेंट आपको पहला करना चाहिए, कौन सा सेगमेंट आपको बाद में करना चाहिए। एक सजेशन मेरी तरफ से है कि यू शुड गो विद दैट पर्टिकुलर सेगमेंट जो आपको लगता है आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो यहां पर बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर सेगमेंट जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया हो, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाईएस्ट हो, जहां पे आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अपने आप ही चीज़ों को देखना है। बट हाँ, हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि अगर दो घंटे का हमारे पास समय है, 120 मिनट हमको दिए जा रहे हैं, तो बच्चों मेरा सजेशन है कि क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग बहुत हाई स्कोरिंग और ज़्यादा वेटेज वाले सेगमेंट्स हैं, तो आप जो है ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर टाइम, बल्कि 60 से लेकर 65% ऑफ योर टाइम जो है आप इन दो सेगमेंट्स पे आप दें पुट टुगेदर, और मिनिमम इतना तो आप दें ही दें। बाकी के 35% टाइम में आप जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मिनिमम 60 से 65% टाइम जो है आप दें। तो 65% टाइम से मेरा मतलब है कि आप जो है करीब 70 मिनट ऑलमोस्ट आप दे सकते हैं। तो करीब करीब जो है 70 में से अगर आप बात करें तो 30 से 35 मिनट्स जो हैं आप अकेला अपने मैथ्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी के इस सेगमेंट को दे सकते हैं। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है आप 30 से 35 मिनट्स जो हैं आप अलॉट कर सकते हैं इस सेगमेंट के लिए। दिस इज द बेयर मिनिमम व्हाट आई वुड सजेस्ट, वाई बिकॉज 40 क्वेश्चन आपके पास होंगे, 30 मिनट का समय होगा, तो आप आसानी से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी तक के एग्जाम्स में देखा गया है कि ज़्यादातर जो है हम व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर एबल टू स्कोर वेरी वेल। तो बच्चों का अटेम्प्ट काफ़ी हाई जाता है इन एग्जाम्स में। तो आप मान के चलिए कि कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि 200 में से आप अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो आप बड़ी आसानी से 150 के ऊपर आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इट्स अ हाई स्कोरिंग इन अ हाई अटेम्प्ट एग्जाम अब तक जैसा ट्रेंड देखा गया है। तो आप मान के चलें कि डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं आएगा, मैं आपको बार बार बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सारा का सारा जो है गेम प्लान आपको स्पीड और एक्यूरेसी को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं। अच्छा, मैं काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पे यहाँ पे बीच में छोड़ दे रहा हूँ। इन केस यू स्टिल फील अ डाउट, इन केस आपको लगता है कि देयर इज समथिंग व्हिच आई हैव मिस्ड आउट, प्लीज़ डू आप राइट इट ऑन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वील बी ग्लैड टू हेल्प यू, असिस्ट यू एंड गाइड यू। वी कैन रिवर्ट ऑल योर क्वेरीज। अगर आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ पे भी हम बात करें, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बच्चों हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें तो मैंने क्या करा है, मैंने जो मेजर टॉपिक्स हैं उनकी बात यहाँ पर लिख दी है, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि किस में से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं, और जिन टॉपिक्स का नाम नहीं भी आपको दिख रहा वो कैसे कहाँ फिट होंगे उनकी बात भी अभी मैं बताऊंगा आपको। तो सिंप्लीफिकेशन आप देखें तो ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेशन भी ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय सेइंग सो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऑफिसर स्केल 1 में ये टॉपिक्स या ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिल्कुल पूछा जा सकता है, बट यस हाईली लाइकली है कि यहाँ पर तो आएंगे ही आएंगे।
डेटा इंटरप्रिटेशन बच्चों दोनों ही एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटीज जो आपके हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे आते हैं, वो ऑफिसर स्केल 1 के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज आप दोनों जगह देख सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज और बाकी के मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं आप दोनों में ही देख सकते हैं। तो ये टॉपिक्स तो बच्चों हमको करने ही करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरा मतलब है कि एट एनी कॉस्ट आपने ये टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बट ये टॉपिक्स तो बच्चों बेयर मिनिमम हमने करने ही करने हैं। अब सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन अगर हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जो हेल्प है वो नंबर सीरीज में भी हमको हो जाएगी। साथ में अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन अभी जब आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, आपके बॉड मास के कंसेप्ट्स प्रॉपर क्लियर होंगे बच्चों। साथ में अगर मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। और अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक अच्छे से कर लिया बच्चों, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके एजेस के ऊपर बेस्ड हैं, जो आपके एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पार्टनरशिप पे आते हैं बच्चों, वो आप आसानी से बना पाओगे। तो आपने करना क्या है, जब आप रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो आपने केवल रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक को नहीं पढ़ना है, आपने रेशियो प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन इन सारे टॉपिक्स में एक्सटेंसिवली देखना है और प्रैक्टिस करना है। सिमिलरली जैसे आप परसेंटेज को ट्राई कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आप अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पर। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक्स भी आप यहां लगा पाएंगे। एवरेज की हम बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे एजेस के कुछ कंसेप्ट्स, एलिगेशन के कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पर दोबारा टच अपॉन हम कर पाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स सब इंटरलिंक्ड हैं। अब इनको पढ़ना कैसे है, किस सीक्वेंस में, वो मैं अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगा। बट यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि इन टॉपिक्स को आपने एट एनी कॉस्ट पक्का करना ही करना है। बाकी रहे मिसलेनियस में, तो आपका जो हमारा टॉपिक आ गया स्पीड टाइम और डिस्टेंस का टॉपिक आ जाता है हमारा। इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक आ जाता है, वो यहां कवर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट वी आर कवरिंग एवरीथिंग ओवर हियर। बट आपने क्या करना है, आपने एलिगेशन अलग से पढ़ने का कोई एफर्ट अगर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा सजेशन है कि आप क्या करें, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को जब अच्छे से करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चलते ही आप एलिगेशन को उसके साथ में पढ़ें। So you have to see that which all topics are connected to this particular topic। तो आपका स्टडी प्लान भी ज्यादा रोबस्ट हो जाएगा और आपका दिमाग में ज्यादा क्लटर भी नहीं होगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी नहीं, ये भी करना है। ठंडे दिमाग से अगर आप इस टॉपिक को अटैक करेंगे तो बहुत आसानी से आप इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो अब अगर मैं आपको बताऊं आगे हम बढ़ते हैं, और मैं अब आपको ये जरूर बताऊंगा जहां पे हम सबसे ज्यादा अभी डिस्कस करेंगे, वो है कि हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए बच्चों। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से नहीं भी कर रहे हैं तो आप कुछ दिनों से तो तैयारी कर रहे हैं और आपको बेसिक समझ इन टॉपिक्स की होनी चाहिए। बट ये सीक्वेंस अगर हम फॉलो करेंगे तो वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स। इस सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा टाइम भी बहुत सारा बचेगा, और इस सीक्वेंस को हम अगर फॉलो करेंगे तो हमें बार बार आगे पीछे अपने टॉपिक्स को शफल नहीं करना पड़ेगा। तो ये सजेस्टेड सीक्वेंस है हमारी तरफ से, और ये काफ़ी ज़्यादा कारगर और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों को अपना एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाने के लिए बच्चों। तो आप शुरुआत करें अपने बेसिक कैलकुलेशन से, जहां पर आप बात करेंगे बॉड मास के कंसेप्ट की। साथ में हमारे जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, स्क्वायर रूट्स निकालने के, क्यूब रूट्स निकालने के, सर्ड्स और इंडिसेस के कंसेप्ट्स आप एक बार चेक कर लें यहाँ पर। तो यहाँ से आपका जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, साथ में आपका अप्रॉक्सीमेशन का जो टॉपिक है, एस्टिमेशन के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। टेबल्स हम हमेशा सजेस्ट करूँगा कि 1 से 30 तक के टेबल्स आपको पता हों। स्क्वायर्स मिनिमम 1 से लेके 50 तक तो बच्चों में से याद होने चाहिए, लेकिन बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं जहां से आप, अगर आपको 1 से 25 तक का टेबल्स अगर आपको पता है, स्क्वायर्स पता हैं, तो आप आसानी से आगे तक के 1 से लेके 125 तक के आप बना सकते हैं आसानी से। क्यूब्स आपको कम से कम 20 तक के पता होने चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप बच्चों नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स बहुत हैंडी होते हैं, आपको याद अगर हो तो। और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपके दिमाग को क्लिक करेंगे।
और आप आसानी से 5 में से 2 या 3 क्वेश्चंस तो 5 से 10 सेकंड के अंदर ही उसको कर सकते हो सॉल्व। तो ये 2 चीज़ें हमको अगर पता होंगी तो हमको बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ यहाँ पर आपको जो बेसिक फ्रैक्शंस और उनके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यूज हैं वो अगर रिवाइज कर सके तो बहुत अच्छा है। एलसीएम एचसीएफ से डायरेक्टली वैसे तो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट हमारे को आना चाहिए, क्योंकि अगर हम एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक को तुरंत बात करते हैं तो हमारे को फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स, इनका क्लैरिटी हो जाएगा। साथ ही में इनका एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है टाइम एंड वर्क में। कई कई जगह हम इनको एलिगेशन में भी हमारे को जो है एलसीएम और एचसीएफ हेल्प करता है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एवरेज अनदर टॉपिक है। अगर आपको एवरेज समझ में आता है और अगर आप एवरेज के कंसेप्ट्स को अच्छे से कर लेते हैं, जहां पर हम वेटेड एवरेज की भी बात करते हैं और हम डिविएशन मेथड का भी बात करते हैं, साथ में हम एवरेज के साथ साथ हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो एजेस के जो आते हैं जो एवरेज के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर आप एवरेज करेंगे एलसीएम एचसीएफ के बाद तो आपका एक लेवल अपने आप आगे बढ़ जाएगा और आप 2-3 टॉपिक्स को और कवर कर लेंगे। इसके बाद ये जो 2 हैवी वेट टॉपिक्स आते हैं हमारे रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज का। बच्चों अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से कर रहे हैं तो फिर से मैं कह दूं आपको एलिगेशन में बहुत ज़्यादा और भरपूर मदद मिलने वाला है। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन में आप टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है। साथ में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का चैप्टर भी अगर आप ध्यान से समझें तो वो भी रेशियो प्रोपोर्शन के कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन जब आप करेंगे तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करना होगा। तो मेरा सजेशन है कि डीआई को करने से पहले आप एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज को ज़रूर अटेम्प्ट करें। परसेंटेज जब आप कर लेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, सब्सिक्वेंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो जाएगा, आपका डिस्काउंट का चैप्टर तैयार हो जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर बच्चों तैयार हो जाएगा। साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आपके स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के यहाँ पर भी कवर होंगे। एलिगेशन में भी जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है। और जब आपके ये शुरुआती 4-5 टॉपिक्स कवर हो जाएं उसके बाद बच्चों आप डेटा इंटरप्रिटेशन को पकड़ें और इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दें। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आई एम श्योर कि अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपका स्टडी प्लान बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट यील्डिंग होने वाला है। लास्ट में आप बाकी के जो स्टैंड अलोन टॉपिक जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप लास्ट में कर सकते हैं। तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि कितना टाइम आपने देना है बच्चों, ये बहुत सब्जेक्टिव बात है। कुछ बच्चों को कम समय में ज़्यादा जल्दी अच्छा आउटपुट मिल जाता है और कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा समय में उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाता। लेकिन हमको क्योंकि यहाँ पर एक टाइम फ्रेम को दिमाग में रखना है, एग्ज़ाम हमारा निकट आ रहा है, सितंबर में एग्जामिनेशन शुरू है, तो वी हैव ऑलमोस्ट हमारे पास 1-1.25 महीना ही बचता है इसको करने का हाल फिलहाल। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप अगर बेसिक कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं तो आप 1 से 2 डेज आप इस टॉपिक को पूरा दें और कम से कम मेरा सजेशन है कि कम से कम 200 क्वेश्चन आप लगाएं। आप सही सुन रहे हैं, 200 क्वेश्चन। यहाँ पे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चलेगी बच्चों, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग द काइंड ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक द एग्जाम एंड टू गेट अ गुड मेरिट। तो इसमें कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी। दिस इज अ सिंपल 1 डे अफेयर। क्वेश्चंस यहाँ पे कोई है नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, बट आपको ये कंठस्थ होने चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आप ट्रिक्स है, ट्रिक्स से बना लो, कर लो, ठीक है, बात सब बढ़िया, लेकिन अगर हमारे मेमोरी में ये बैक ऑफ द माइंड ये स्टोर्ड है, nothing beats that guys, nothing will actually be faster than that ever. LCM HCF another, I think 1 day is sufficient to revise and develop a concept. इसके आप करीब 100 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। एवरेज की अगर हम बात करें, यस, यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन इस टॉपिक को आप दे सकते हैं आराम से, और 2 से 3 दिन में आप एवरेज तो करें ही करें। वहाँ पे एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हो गए, आपके एलिगेशन के क्वेश्चंस आएंगे, वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस आएंगे, एवरेज का एप्लीकेशन जहां कहीं भी एजेस वाले क्वेश्चन में है वो भी आप इन्हीं 2-3 दिनों में लगा दें। तो मेरा सजेशन है कि कम से कम 300 क्वेश्चन जो है आप कम से कम लगाएं, अलग अलग वैरायटी के, एक जैसे खूब सारे
कंजूसी नहीं करनी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूं तो यस, दिस इज अ हैवी वेट टॉपिक, सो यू हैव टू अप्लाई 3 to 4 days ऑफ हार्ड वर्क टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। 3 से 4 दिन का एक बिल्कुल फोकस्ड एफर्ट हमको चाहिए। जितने भी टॉपिक आप देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से जुड़े हुए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस आप ले सकते हैं जो केवल और केवल रेशियोज पे बेस्ड हैं, जिसमें टेबल्स हमको दिए होते हैं। साथ में रेशियो प्रोपोर्शन के खूब सारे क्वेश्चंस एलिगेशन में आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस वैसे भी अलग से भी बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा टाइम एंड वर्क का चैप्टर पूरा ही आपका रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। साथ साथ स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का चैप्टर भी आपका रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। इनफैक्ट काफ़ी हद तक बच्चों आप मानेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस भी हम रेशियो प्रोपोर्शन अकेले से सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये टॉपिक्स करवाऊंगा और बहुत अच्छे से हम उसको करेंगे। तो रेशियो प्रोपोर्शन 3 से 4 दिन में लगाना है और 400 क्वेश्चन मिनिमम जो है बच्चों हमने लगाने हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आप सिंपल सा एक बात समझे, एक दिन में 100 क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं बच्चों। एग्जाम पास में आ रहा है तो 100 क्वेश्चन आई थिंक शुड नॉट टेक मोर देन आई थिंक 4 to 5 आवर्स इन अ डे। तो अगर आप बहुत फोकस्ड होके तैयार होके बैठते हैं तो 4 से 5 घंटे में आप बहुत आराम से जो है 100 क्वेश्चंस आप अपने कर सकते हैं और बाकी के आप अपने आवर्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 to 5 आवर्स डेली आपको जो है मैथ्स को डेडिकेट करना है, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है। तो 4 to 5 आवर्स, बिकॉज सी गाइस 50 नंबर का सवाल है मेंस में और वेटेज अच्छा खासा है। और अगर अभी तैयारी कर लेंगे तो आने वाले पीओ एग्जाम्स में हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। तो आई थिंक ऑन अ वीक, एक हफ्ते में अगर हम बात करें तो करीब 20 आवर्स मिनिमम आपको देना है इन अ वीक इस सब्जेक्ट को बच्चों। तो आप उस हिसाब से करें। इसके बाद आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। यहाँ पे हर तरीके के आप सवाल लगाएं, आप बार ग्राफ लगाएं, पाई चार्ट लगाएं, आप लाइन ग्राफ लगाएं, उसके बाद मिक्स्ड डीआई लगाएं, टेबुलर फॉर्म के खूब सारे डीआई लगाएं, स्पाइडर वेब और रडार डायग्राम्स लगाएं। मिसिंग डीआई भी थोड़े से लगा लें, बहुत ज़्यादा ना लगाएं। फिर जो केसलेट बेस्ड डीआईज अभी आ गए हैं वो भी आप एक बार ज़रूर देख लें। और यहाँ पर डीआई जो है आप मेरे ख्याल से तो ये स्टडी प्लान में आपको बता रहा हूं कि इतना समय आपने मिनिमम देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कर लिया उसके बाद छुट्टी। इतना समय तो डेडिकेटेड आपने इस टॉपिक को बच्चों देना ही देना है। इसके अलावा क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है तो हफ्ते में मिनिमम 3 मॉक टेस्ट आपने लगाने ही लगाने हैं। तो परसेंटेज पे अगेन आपने कम से कम 3 to 4 डेज डेडिकेटेड इस टॉपिक को देने हैं। यहां पर भी करीब 400 क्वेश्चन आपने लगाने हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो 2 to 3 days मिनिमम यू हैव टू स्पेंड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और मेरे ख्याल से कम नहीं तो 50 से 70 डीआई के सेट्स आपने लगाने होंगे। हर क्वेश्चन में, हर सेट में करीब 5 सवाल होते हैं ऑन एन एवरेज। तो आप समझ लीजिए 250 से लेकर 350 सवाल हमने कम से कम डेटा इंटरप्रिटेशन में करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप 1 से 2 डेज आप दे सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। और कम से कम 100 क्वेश्चंस तो इस पे लगा लें अपना हाथ जो है रमा करने के लिए और प्रैक्टिस को सेट करने के लिए। तो बच्चों मिनिमम इतना तो हमने हर टॉपिक को देना है, नॉट ओनली फॉर द रिविजन पर्पस बट ऑल्सो टू डेवलप द काइंड ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी दैट इज रिक्वायर्ड। जब भी अटेम्प्ट करें इन क्वेश्चंस को तो प्लीज डिस्ट्रैक्शन से दूर अपना स्टॉप वॉच या अलार्म क्लॉक लगा लें। और एक्यूरेसी हमने बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है। एक्यूरेसी जो है आपका मिनिमम जो है, मिनिमम से मिनिमम बच्चों जो है 85% होना चाहिए। 85% से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 20 सवाल लगा रहे हैं तो 20 में 17 जो है आपके कम से कम ठीक होने चाहिए। तो बच्चों ये मेरी तरफ से सजेस्टेड एक्शन प्लान है आपका मैथ्स का। और बहुत ही क्विकली मैंने कोशिश की है और बहुत ही ब्रीफली टू द पॉइंट क्रिस्प रहकर मेरा कोशिश था कि आपको मैं बताऊं। और आने वाले समय में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके गाइड करूं, अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस डालूं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, जितना हो सके हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
और हमको प्लीज़ फीडबैक देते रहें कि किस तरीके से हम आपको और हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के लिए हम और बात कर सकते हैं और क्या क्या हम आपके लिए और लेके आ सकते हैं। तो बच्चों, हमारी तरफ से एक्सेलेंट एक्सीड एजुकेशन की टीम की तरफ से आप सभी को गुड लक और स्टे इन टच। टाइम ज़्यादा मत वेस्ट करें, जो रेलिवेंट हो वो पढ़ें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। और फिर से जाते जाते समय एक छोटा सा रिमाइंडर और, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। गुड बाय, गुड लक, सी यू सून, बाय बाय।